स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। चलिए उससे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है। तो कोई भी व्यक्तिगत आदमी या कोई भी संस्था जब शेयर मार्केट में खरीदी या बिक्री करती है तो वो शेयर मार्केट का पार्टिसिपेंट कहलाती है, क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट में भाग लिया, यानी कि पार्टिसिपेट किया। फिर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, फिर भी क्योंकि वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भाग लिया, इसलिए उनको शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनको अलग अलग 3 विभाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा विभाग होता है रिटेलर्स। तो रिटेलर्स का मतलब क्या होता है? तो रिटेलर्स मतलब इंडिविजुअल स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी कि व्यक्तिगत ऐसे लोग जिनका कैपिटल कम है और वो शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री करते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब पैसा, यानी कि आप कितने पैसे से मार्केट में खरीदी या बिक्री कर रहे हो, उसको कैपिटल कहते हैं। तो रिटेलर्स ऐसे लोग होते हैं जो खुद के लिए, यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी कि जिनका पैसा कम होता है और वो मार्केट में खरीदी या बिक्री करते हैं, उनको रिटेलर्स कहा जाता है। दुनिया के किसी भी मार्केट में रिटेलर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में खरीदी और बिक्री करते हैं व्यक्तिगत रूप से, यानी कि अकेले अपने लिए। इसी तरह उनसे भी बड़े होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्तिगत लोग जिनकी नेटवर्थ, यानी कि जिनकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है, जिसको शॉर्ट में HNI भी कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने श्री राकेश झुंझुनवाला सर का नाम सुना होगा, जो शेयर मार्केट के सबसे बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे। अभी तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो नेटवर्थ है वो अराउंड 40,000 करोड़ थी, और उन्होंने ये 40,000 करोड़ शेयर मार्केट से ही कमाए थे। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी थे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ और जिनका शेयर मार्केट में कैपिटल करोड़ों में हो। अभी 40,000 करोड़ का मतलब इतना ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमने एग्जाम्पल राकेश झुंझुनवाला सर का इसीलिए लिया क्योंकि वो बहुत ही फेमस है शेयर मार्केट के लिए। क्योंकि राकेश झुंझुनवाला सर को हर कोई जानता है शेयर मार्केट में, और अगर आप नहीं जानते हो तो जानना जरूरी है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो होते हैं जिनका कैपिटल, यानी कि जिनका शेयर मार्केट में पैसा करोड़ों में लगा हुआ हो। और HNI से भी बड़ी होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि वो कंपनी जो लोगों का पैसा लेकर शेयर मार्केट में खरीदी या बिक्री करती है और उनको मुनाफा वापस देती है। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे फॉरेन शब्द आ रहा है। फॉरेन मतलब बाहर देश के, यानी कि इंडिया के बाहर के जो भी देश है, वहाँ की जो कंपनीज है जो शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री करती है, उनको FII कहा जाता है। और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो इंडिया की कंपनीज है जो शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री करती है, उनको DII कहते हैं। उनका एक एग्जाम्पल ले तो आपने LIC सुना होगा, जिसका हमने पीछे भी एग्जाम्पल लिया। SBI सुना होगा। तो ये जो कंपनीज है, ये हमने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। सबसे पहले LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस के जो उनके पास पैसे होते हैं, उन पैसे को शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स निकालती है, यानी कि पैसा कमाती है। उसी तरह SBI भी इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के 3 अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रिटेलर्स यानी कि आपके और हमारे जैसे लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसको HNI कहते हैं, जिनका कैपिटल करोड़ों से ऊपर होता है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो संस्था होती है, कंपनीज होती है, जो खुद का या फिर लोगों के पास से लिया हुआ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लोगों को रिटर्न्स देती है। वेज टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में मुनाफा करने के तरीके। तो शेयर मार्केट में मुनाफा करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो हर कोई जानता है, यानी कि शेयर को खरीद कर या बेच कर, यानी कि बाइंग और सेलिंग करके। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ABC नाम की कंपनी है जिसके आपने 100 शेयर खरीदे 50 रुपए की प्राइस पे, यानी कि शेयर की प्राइस चल रही थी 50 रुपया और आपने उसके 100 अलग अलग शेयर खरीद लिए। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 5,000। सिंपल सा गणित है। फिर जब वो शेयर की प्राइस बढ़ के अगर 60 रुपया हो जाती है, आप उस शेयर को सेल कर देते हो। सेल करना मतलब जो आपके पास शेयर था 50 रुपए का, वो बेच देना। और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट बुक करने के लिए, कि मुनाफा बांधने के लिए। तो उसको प्रॉफिट बुकिंग भी कहा जाता है। और आप वो शेयर बेच दे रहे हो 60 रुपए में।
तो आपने जो 5,000 रुपए का टोटल शेयर लिए थे उसकी वैल्यू अब हो जाएगी 6,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50 रुपए की कीमत पे टोटल 5,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, और अगर वो शेयर की कीमत 60 रुपए हो जाती है और आप उसको बेच देते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,000 शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने का। लेकिन दूसरा भी एक तरीका होता है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट इन डिविडेंड पेइंग कंपनी, मतलब गेट रिवॉर्डेड फ्रॉम कंपनीज अर्निंग। चलिए अभी समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो डिविडेंड मतलब कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हो, भागीदार हो जाते हो। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो भी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हर साल देती रहती है, जिसको कहा जाता है डिविडेंड। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि डिविडेंड देने से जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रॉफिट होता है और उनको ऐसा लगता है कि कंपनी हर साल डिविडेंड तो दे ही रही है, यानी कि प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा हमें तो दे ही रही है। तो इसलिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी बढ़ती रहती है। इस तरीके से वो उस कंपनी के शेयर को बेचते नहीं हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं उस कंपनी के अंदर, यानी कि उस कंपनी के शेयर को बेचते नहीं हैं और कंपनी के भागीदार बने रहते हैं। तो ये एक तरीका होता है कंपनी का इन्वेस्टर्स को मुनाफा देने का। लेकिन हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड कुछ ऐसी कंपनी देती है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉफिट में हुई कंपनी आपको डिविडेंड देगी। वो मालिक पर होता है कि वो डिविडेंड वो पब्लिक में बांटकर लोगों को प्रोत्साहित करे उनके शेयर खरीदने के लिए, या फिर वो जो प्रॉफिट का पैसा है वो उनके बिजनेस में आगे इन्वेस्ट करके बिजनेस को और आगे ले जाए, जिससे उनके शेयर की कीमत टाइम बाय टाइम बढ़ती रहे। तो ये होते हैं दो अलग अलग तरीके शेयर मार्केट में मुनाफा करने के। अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर कम कीमत में खरीदते हो और उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाने के बाद जब उसको आप बेचते हो तो आपको मुनाफा होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर की प्राइस क्यों ऊपर और क्यों नीचे जाती है? उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि वो प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है? तो चलिए वही अब हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। वाई शेयर प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है। तो शेयर की प्राइस डिपेंड करती है इकोनॉमिक के सबसे बड़े कंसेप्ट पर, जिसको कहा जाता है डिमांड और सप्लाई। अभी डिमांड और सप्लाई यानी कि खरीदी और बिक्री, उसी का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई। लेकिन इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक एरिया में बहुत सारी अलग अलग लोगों की ज़मीनें हैं और कोई न्यूज़ आती है कि उस ज़मीनों के पास हाईवे बनने वाला है। तो इससे क्या होगा? उस ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि हाईवे मतलब मेन रोड, जिसकी वजह से ज़मीनों की कीमत बढ़ जाती है। सिंपल सी चीज़ है। तो क्या होगा? जो अलग अलग लोग हैं वो चाहेंगे कि वो हाईवे के नज़दीक की जो ज़मीन है वो खरीद ले। क्यों? क्योंकि हाईवे बन जाने के बाद उनकी कीमत और बढ़ जाएगी। लेकिन जिनकी भी वो ज़मीनें हैं, क्या वो ज़मीनें वो कम भाव में बेचेंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि आगे जाकर हाईवे बनने वाला है, तो इस ज़मीन की कीमत आगे जाकर और भी ज़्यादा होगी। तो मैं इसको पिछली प्राइस में क्यों बेचूं? मैं तो इसको ज़्यादा प्राइस में बेचूंगा ना। तो ऐसा समझकर जिनकी भी ज़मीनें हैं उस एरिया में, उस ज़मीन के भाव ज़्यादा होंगे और जिनको लेना है वो ज़्यादा कीमत में भी ले लेंगे। तो इस तरीके से वो ज़मीनों के भाव जो पहले कम थे वो ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ी, लोगों ने डिमांड किया ज़मीन कि मुझे ज़मीन लेनी है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाईवे बनने वाला था, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ थी जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि कीमत बढ़ेगी। ये सोचकर बहुत सारे लोगों ने ज़मीन खरीदनी है ऐसा डिमांड किया, जिसकी वजह से जिसके पास ज़मीन है उन्होंने भी उस ज़मीन को ज़्यादा कीमत में बेचा। तो ये होता है डिमांड। अभी आपको डिमांड समझ में आ गया है। अगर आपको सप्लाई समझना है तो उसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। मान लीजिए वो जो हाईवे बनने की न्यूज़ है वो गलत न्यूज़ थी, यानी कि रूमर थे, यानी कि किसी ने गलत न्यूज़ फैलाई गई थी। तो जिन्होंने अलग अलग लोगों के पास से ज़मीन ले ली है, अभी वो तो फंस गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ज़मीन के पास हाईवे बनने वाला है, जिससे अगर मैं अभी इस ज़मीन को 1 करोड़ में ले लेता हूँ तो आगे जाकर इसकी कीमत 2-3 करोड़ तो हो ही जाएगी। लेकिन क्योंकि वो हाईवे नहीं बनने वाला, तो अब वो जो उनके 1 करोड़ है वो फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई भी उस जमीन को लेने के लिए इतना डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाईवे बनने की जो न्यूज़ है वो तो गलत थी। तो जिनके पास भी वो ज़मीन है वो चाहेंगे कि उस ज़मीन को बेच दे। और जैसे कि हमने कहा बहुत सारी ज़मीनें आसपास, तो सब लोग चाहेंगे कि उस ज़मीन को बेच दिया जाए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर उन्हें कोई भी खरीदने वाला मिलता है, तो खरीदने वाला अगर उनसे कम कीमत भी मांगे, अगर वो मांगेगा कि मुझे 80 लाख में दे दो, तो आपको देना पड़ेगा,
क्योंकि आपने जो 1 करोड़ उसका भाव दिया था वो ये सोच कर दिया था कि जमीन के पास 1 साल के बाद में हाईवे बनेगा, लेकिन वो नहीं बना। तो आपने जो कीमत दी थी पहले 1 करोड़ वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी क्योंकि वो नहीं होने वाला है तो आपकी जमीन की कीमत भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जमीनें हैं और वो भी बेचना चाहते हैं। तो अगर आप सामने वाले को आपकी जमीन 80 लाख में नहीं दोगे तो वो किसी और की जमीन ले लेगा 80 लाख या उससे कम प्राइस में। तो ये होता है सप्लाई। क्यों? एक बैड न्यूज यानी कि बैड इफेक्ट की वजह से उस जमीन की कीमत कम हो गई। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट। तो यही कंसेप्ट शेयर मार्केट में भी काम करता है। और डिमांड को कहा जाता है बाइंग यानी कि कितनी खरीदारी हो रही है, और सप्लाई को कहा जाता है सेलिंग यानी कि कितनी बिक्री हो रही है। अभी किसी भी कंपनी में बाइंग ज्यादा होगी या सेलिंग ज्यादा होगी, यानी कि डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई ज्यादा होगी, ये बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो बता दे, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, उनको हर 3 महीने अपनी कंपनी में जो भी उनको मुनाफा हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं। तो उसको कहा जाता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्या वो सही रिजल्ट्स आ रहे हैं यानी कि अच्छा मुनाफा हो रहा है या पिछली बार से कम मुनाफा हो रहा है, उसके बेसिस पर भी लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही है हर 3-3 महीने, तो लोग क्या कहेंगे कि ये कंपनी तो बढ़ती जा रही है, तो चलिए इनके शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे शेयर की डिमांड बढ़ेगी और शेयर की कीमत बढ़ती रहेगी। उसी तरह अगर बैड रिजल्ट आते हैं यानी कि कंपनी नुकसान कर रही है, हर 3 महीने नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो जिसके पास शेयर है उस शेयर को क्यों पकड़ के रखेगा? नहीं, वो समझेगा कि कंपनी ही नुकसान कर रही है तो शेयर की प्राइस भी गिरेगी। तो उनके पास जो शेयर है वो भी बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ता है यानी कि सेलिंग बढ़ती है, जिसकी वजह से शेयर की कीमत घट जाती है। इसी तरह कोई भी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ पर भी शेयर की कीमत बढ़ती और घटती है। मार्केट सेंटीमेंट, इनकी पूरे मार्केट में क्या हाल है, क्या मार्केट में क्रैश हो रहा है। जैसे कि आपने पिछली बार देखा, जो भी रशिया यूक्रेन की वॉर का न्यूज़ आया था उस टाइम बहुत सारे कंपनी के शेयर गिरने लगे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर मतलब एक वॉर यानी कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो उतना डर होता है मार्केट में कि ये युद्ध की वजह से शायद सारा मार्केट ही क्रैश ना हो जाए, इनकी मार्केट पूरा गिर ना जाए। ये सोचकर लोगों के पास जो शेयर है वो बेचना शुरू करते थे, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है, शेयर की कीमत घट जाती है। और टेक्निकल्स की वजह से भी शेयर की कीमत बढ़ती और घटती है, जो आपको आगे सीखने मिलेगा कि कौन से टेक्निकल से आपको पता चल सकता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों डिमांड सप्लाई यानी कि बाइंग और सेलिंग से शेयर की कीमत बढ़ती है और क्यों घटती है। और जो हमने आपको जमीन वाला एग्जांपल दिया वो एक परफेक्ट एग्जांपल है डिमांड और सप्लाई समझने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है।